सभी को नमस्कार। आपका जो रीट का मेंस का सिलेबस है उसमें अधिगम टॉपिक को 3 पार्टों में डिवाइड कर रखा है इन्होंने पूरे सिलेबस में। अपन 3 पार्ट में इसको पढ़ रहे हैं। 3 अलग अलग जगह कर रखा है। जो पहला पार्ट आपके सिलेबस में डाल रखा है वो डाल रखा है अधिगम का अर्थ, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें अधिगम की विशेषताएं भी आ गई, प्रभावित करने वाले कारक भी आ गए, अर्थ परिभाषा भी आ गई। और फिर उसके बाद एक कॉलम छोड़ के एक लिख रखा है अधिगम की विभिन्न प्रक्रियाएं। तो मैं अभी फर्स्ट क्लास में अधिगम की विभिन्न प्रक्रियाएं मतलब स्टेप्स क्या होते हैं, चरण क्या होते हैं, अधिगम की डेविड आशुबेल और रॉबर्ट गेने ने क्या प्रक्रियाएं बताई हैं वो पढ़ेंगे अपन। प्रकार इसके अंतर्गत आ जाएंगे और प्रभावित करने वाले कारक और अर्थ विशेषता इसमें आ जाएंगे। मतलब 2 बिंदु आपके सिलेबस के इस क्लास के साथ समाप्त हो जाएंगे। फिर एक पार्ट बचता है अधिगम के सिद्धांत, जो सबसे बड़ा है, वो अलग वीडियो में बनाएंगे। और एक है आपके लास्ट पार्ट में अधिगम में विभिन्न कठिनाइयां। तो इस 3 से 4 पार्ट में इस पूरे टॉपिक को इन्होंने डिवाइड करके अलग अलग बिंदु के रूप में डाल रखा है, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो आज अपन 2 बिंदुओं को इस क्लास के माध्यम से कवर कर रहे हैं। अधिगम का अर्थ। देखो, अर्थ के ऊपर प्रश्न आता है, सिंपल सी बात याद रखनी है। अधिगम व्यवहार में होने वाला वांछित स्थायी अपेक्षित परिणाम है जो स्थायी होता है। कभी भी याद रखना, अधिगम शारीरिक कारणों की वजह से होने वाला परिवर्तन नहीं है। ये अभ्यास, अनुभव, परिपक्वता की वजह से होने वाला परिवर्तन है। जैसे शारीरिक कारण है, मूल परिवर्ती कारण है, रोग संबंधी हैं, इनकी वजह से जो परिवर्तन होते हैं उनको अधिगम की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाता। तो व्यवहार में होने वाला वांछित अपेक्षित स्थायी परिवर्तन, ये लाइन याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शारीरिक कारण, थकान, परिपक्वता। और परिपक्वता अधिगम में योगदान देगा, लेकिन परिपक्वता से होने वाले परिवर्तन अधिगम की श्रेणी में नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि परिपक्वता से होने वाले परिवर्तन अस्थायी होते हैं, इसलिए। अधिगम संबंधी विभिन्न दृष्टिकोण, ये छोड़ देना, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं। आगे अपन सिद्धांतों में पढ़ेंगे, छोड़ दो इनको। परिभाषा, आपको जो आई हुई डेफिनेशन है वो सब देख के जाने। पहली परिभाषा, वुडवर्थ सीखना विकास की प्रक्रिया है, इंपॉर्टेंट है, देख लेना, ठीक है। यह अनुभव में वृद्धि अधिगम है, करो एंड करो। आदत ज्ञान अभिवर्तियों का अर्जन अधिगम है, इंपॉर्टेंट है, देख लेना। गेट्सवन ने प्रशिक्षण अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है, इंपॉर्टेंट है। स्किनर, व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया, व्यवहार में अर्जन में उन्नति की प्रक्रिया, ये भी आपकी स्किनर की डेफिनेशन है। गिलफोर्ड, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है, ये भी आई हुई है, तो ये सब देखना है। हिलगार्ड, एटकिंसन, ये भी आई हुई है। पुराने अनुभवों की, ये पिछली बार ग्रेड थर्ड में आई थी, पुराने अनुभवों के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन अधिगम है। पिल, व्यक्ति में परिवर्तन अधिगम, ये भी आई हुई है। मार्गन वर्किंग, ये आई हुई नहीं है लेकिन बट इंपॉर्टेंट है। अभ्यास या अनुभूति के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन अधिगम है। अब अपन दूसरा बिंदु पढ़ते हैं, अधिगम की प्रक्रिया। प्रक्रिया का मतलब है अधिगम प्रारंभ कैसे होता है, प्रारंभ में किन किन चीजों ने क्या क्या बताया, वो थोड़ा सा आपको समझना है। तो इसमें स्पेशली थॉर्नडाइक का, हिलगार्ड का और स्मिथ के 3 प्रक्रियाएं इन्होंने बताई, इन तीनों को समझेंगे। बट इसमें थॉर्नडाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हिलगार्ड ने अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ लर्निंग में कहा कि अधिगम ऐसी प्रक्रिया है जो जिसके द्वारा क्रिया प्रारंभ होती है। मतलब एक्शन कोई भी प्रारंभ होगा ना, वो लर्निंग का पहला स्टेप होता है, वो एक्शन होता है, क्रिया होती है। तो ये किस किताब में लिखा है? थ्योरीज ऑफ लर्निंग, ये ग्रेड फर्स्ट में आया हुआ, देख लेना। स्मिथ वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हैं। साइकोलॉजी एंड टीचिंग में इसने कहा है कि 3 सोपान होते हैं। पहला अभिप्रेरक होता है, चालक, ड्राइव जो करने के लिए प्रेरित करेगा। दूसरा लक्ष्य या उद्देश्य, जितना स्पष्ट होगा उतना अधिगम अच्छा होगा। और तीसरा रुकावट या बाधाएं। तो ये 3 स्टेप बताएं, इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हैं। अधिगम के सोपान प्रक्रिया में थॉर्नडाइक के अनुसार, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बेहद महत्वपूर्ण है। इसके 8 सोपान है, इनको याद रखना। सीक्वेंस में कौन सा रिलेवेंट है, कौन सा नहीं है, सीक्वेंस में लगभग प्रश्न पूछता है। पहला हमेशा याद रखना, अभी अधिगम जो प्रारंभ होता है वो आवश्यकता से होता है। आवश्यकता नहीं होगी, अधिगम प्रारंभ नहीं होगा। आवश्यकता ऑप्शन में नहीं है तो याद रखना मोटिवेशन, मोटिवेशन नहीं है तो याद रखना प्रेरणा, ठीक है, या प्रेरक। तो ये वर्ड दिमाग में रखना है, पहला बिंदु आवश्यकता आता है। आवश्यकता नहीं हो तो चालक, प्रेरणा भी सही है। फिर लक्ष्य, उद्देश्य बनाते हो कि मुझे ग्रेड थर्ड में सक्सेसफुल होना है, ये लक्ष्य हो गया। अ, और उद्देश्य हो गया कि मुझे ये साइकोलॉजी के पूरे नंबर लेके आने हैं, परिदृश्य के पूरे नंबर लेके आना है। बाधा व तत्परता क्या होती है? बाधा तत्परता का मतलब है जैसे आप लक्ष्य उद्देश्य बनाओगे, कोई ना कोई चीजें आएंगी जो आपको रोकने का प्रयास करेंगे, तो उनको दूर करने के लिए आप तत्पर हो जाओगे। अधिगम स्थिति का मतलब क्या है? इन्वायरमेंट, वातावरण जो आपको प्रभावित करेगा। फिर है अनुक्रिया, इंटरेक्शन, उस वातावरण में अपने आप को समायोजित करने के लिए तुम जो भी व्यवहार करोगे अनुक्रिया कहलाएगी। अनुक्रिया के बाद में आएगा समायोजन, एडजस्टमेंट, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेना। फिर आएगा व्यवहार में परिवर्तन या परिणाम, उसके अनुसार जो व्यवहार में उस वातावरण के अकॉर्डिंग ढाला तो जो पॉजिटिव बदलाव आए वो सब इसमें आ गए। वो परिवर्तन यदि स्थायी हो जाते हैं तो अधिगम की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। तो याद रखना, आवश्यकता पहला है, लक्ष्य उद्देश्य दूसरा है,
बाधा तत्परता तीसरा है, आपका अधिगम स्थिति चौथा है, पांचवा अधिगम स्थिति है ना चौथा, लर्निंग सिचुएशंस, हाँ, वातावरण आ जाएगा, पांचवा अनुक्रिया है ही, और छठा जो है वो आपका समायोजन आ जाएगा। समायोजन से व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है और स्थायीकरण लास्ट स्टेप होता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अधिगम प्रक्रिया के सामान्य चरण होते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में आती है, फिर उस इंफॉर्मेशन को हम समझते हैं, फिर उस इंफॉर्मेशन को हम सेव करते हैं, और फिर उस इंफॉर्मेशन को हम दूसरों तक ट्रांसफर करते हैं। ये चार स्टेप होता है। अधिगम प्रक्रिया के परिणाम, लर्निंग प्रोसेस से क्या परिणाम है, इनसे क्या फायदा होता है, तो इसको आउटकम्स ऑफ लर्निंग भी बोल सकते हैं। इनसे हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। समायोजन हम अधिगम प्रक्रिया या परिणाम के रूप में समझते हैं। लक्ष्य की प्राप्ति, समस्या का समाधान, तार्किकता, चिंतन, मेमोरी, ये सब अधिगम की प्रक्रिया के परिणाम या आउटकम्स ऑफ लर्निंग होते हैं। ज्ञान का अर्जन, आदतों का अर्जन, कौशल सीखना, व्यक्तित्व डेवलपमेंट, ये सब अधिगम के परिणाम होते हैं, याद रखना। अधिगम की प्रकृति या विशेषताएं, इसमें भी खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। इस पर जो प्रश्न की लैंग्वेज आती है वो लगभग यही आती है, अधिगम के बारे में कौन सा कथन सत्य है, असत्य है। तो इसमें लगभग मैंने 15-16 विशेषता लिख रखी है, इनमें 7-8 विशेषताएं बहुत इंपॉर्टेंट, पूरा ही पढ़ के जाना। पहला है, अधिगम लगातार चलता है, कभी रुकता नहीं है, डायनेमिक प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग चलेगा। नंबर 2, अधिगम अर्जित प्रक्रिया, एक्वायर्ड है, जन्मजात नहीं होता, याद रखना। अधिगम व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है। अधिगम सार्वभौमिक है, सार्वभौमिक का मतलब सभी जगह होता है, आप इसको केवल ये नहीं कह सकते क्लास में होगा, क्लास से बाहर नहीं होगा, सब जगह होता है, औपचारिक अनौपचारिक दोनों रूप में। अधिगम सभी जगह होता है। अधिगम व्यक्तिगत व सामाजिक, मैं अपने आप से भी सीखता हूँ, दूसरों के माध्यम से भी सीखता हूँ। अधिगम उद्देश्यपूर्ण है, ये मेस्लो ने कहा था, बिना उद्देश्य का अधिगम नहीं होता है, लक्ष्य केंद्रित प्रक्रिया। अधिगम एक्टिव प्रक्रिया, करके सीखना, ये रचनात्मक प्रक्रिया है। अधिगम एक प्रोसेस है, परिणाम नहीं, याद रखना। लर्निंग इज ए प्रोसेस नॉट ए प्रोडक्ट। आप अधिगम को माप नहीं सकते, तो परिमाण नहीं होता, परिणाम अलग होता है, परिमाण मापा नहीं जा सकता इसको। तो ये परिणाम गलत लिखा हुआ है इसमें, उसमें परिमाण आएगा, क्या आएगा, परिमाण, उत्पाद नहीं होता, प्रोडक्ट नहीं होता। अधिगम समस्या समाधान की प्रक्रिया है, उस आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले छोड़ देना। समायोजन प्रक्रिया, स्किनर ने कहा है। अधिगम ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की प्रक्रिया, आया हुआ प्रश्न है, सीखा हुआ ज्ञान हमेशा स्थानांतरित होता है। अधिगम अनुमानित प्रक्रिया है, निष्पादन से भिन्न। इसका मतलब ये होता है कि जैसे मैंने आपको कहा कि टॉपिक समझ में आ गया, आपने कहा आ गया। निष्पादन मतलब हो सकता है मैं टेस्ट लूं, उसमें नंबर कम आ जाए, तो निष्पादन हो जरूरी नहीं है, बट अनुमान लगाया जा सकता है। अधिगम एक कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेटिव प्रक्रिया है, जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि मानसिक क्रियाएं शामिल होती हैं, इसलिए इसको जटिल माना गया है। अधिगम विवेक युक्त प्रक्रिया, इंसाइट का यूज होता है। अधिगम वर्तुलाकार स्पाइरल प्रक्रिया है, ये यूं चलता है अनुभव से जोड़ते हुए, अनुभवों का संगठन है ये, इसलिए इसको सीधा नहीं चलता, वर्तुलाकार होता है। अधिगम अर्थ निर्माण की प्रक्रिया है, जो भी आप सीखोगे उससे एक नया मीनिंग निकालते हो, तो ये भी आया हुआ है। उद्दीपन अनुक्रिया के बीच संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है। एस और आर, मेरा लक्ष्य है मुझे टीचर बनना है, और अनुक्रिया है मुझे पढ़ना है, इन दोनों में डायरेक्ट संबंध स्थापित हो गया तो लर्निंग चल रहा है। अधिगम ज्ञानात्मक भावात्मक क्रियात्मक प्रक्रिया है। कोग्निटिव, अफेक्टिव और कोनेटिव, तीनों पक्ष होते हैं। ज्ञानात्मक मतलब मानसिक क्रियाएं, भावात्मक मतलब संवेग, क्रियात्मक मतलब गामक क्रियाएं। तो ज्ञान, भाव और क्रिया, इसके तीनों मुख्य पक्ष होते हैं, ठीक है ना, याद रखना। ज्ञानात्मक में मानसिक क्रियाएं आएंगी, आलोचना, वर्गीकरण, तुलना, व्याख्या, समालोचना, ठीक है, अवबोध, ये सब ज्ञान, प्रयोग, मूल्यांकन सब आ गए। अब भावात्मक में इमोशंस, रुचि, आदत, अभिवृत्ति, और क्रियात्मक में लिखना, दौड़ना, चलना, उथलना, ये सब आ गए। अनधिगम भी अधिगम की प्रक्रिया, अनधिगम मतलब होता है गलतियां सीखने का पार्ट होती हैं, त्रुटियां सीखने का ही पार्ट होती हैं। और यह अनधिगम हो गया। ये अधिगम के प्रकार, प्रकार प्रक्रिया में आते हैं, तो इसलिए प्रकार पढ़ के जाने हैं। प्रकार में दो व्यक्तियों का वर्गीकरण याद रखना। मुख्य प्रकार तो अधिगम के तीन होते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। स्तर के आधार पर स्मृति स्तर, बौद्ध स्तर और चिंतन स्तर। और रॉबर्ट गेने और डेविड आसुबेल के प्रकार सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। स्तर के आधार पर अधिगम के तीन प्रकार हैं। स्मृति, मेमोरी लेवल, ये हर्बर्ट ने दिया था। ये सबसे पहला स्तर होता है, रटने पे बल देता है, ज्ञानात्मक पक्ष से रिलेवेंट होता है। हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली इसके अंतर्गत आती है। पहाड़े याद करना, गिनती याद करना, ये सबसे विचारहीन होता है, मतलब इसमें दिमाग का इस्तेमाल नहीं होता, रटा जाता है। बौद्ध स्तर मॉरिसन ने दिया था, जिसमें हर चीज को समझा जाता है। और चिंतन स्तर होता है, हंट ने दिया था। इसका मतलब होता है बच्चा समस्या समाधान करता है, ये सबसे क्रिएटिव होता है। अधिगम के प्रकार रॉबर्ट गेने के अनुसार, रॉबर्ट गेने ने अधिगम के प्रकार बताए थे अपनी किताब कंडीशन ऑफ लर्निंग, याद रखना है किताब का नाम कंडीशन ऑफ लर्निंग, अधिगम की शर्तें। 8 प्रकार बताएं, आठों को सीक्वेंस में याद करके जाना। पहला प्रकार सबसे न्यून प्रकार होता है, आठवां सबसे श्रेष्ठ प्रकार होता है। तो आरोही अवरोही सीक्वेंस पूछ सकता है, ऐसे पूछ सकता है पांचवा प्रकार कौन सा बताए, पदानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, कैसे भी घुमा फिरा के प्रश्न पूछ लेगा आपसे।
पहला प्रकार है संकेत अधिगम। ये पावलोव के परंपरागत अधिगम के अंतर्गत आता है। जो पावलोव का सिद्धांत था वो पूरा संकेत अधिगम है। ये सबसे निम्न स्तर होता है। रेड लाइट को देखकर अपनी गाड़ी रुक जाती है, संकेत अधिगम। ये सबसे पहला प्रकार है, निम्न प्रकार है। दूसरा प्रकार है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, जो व्यवहारवादियों ने दिया है, उद्दीपक अनुक्रिया में संबंध स्थापित करके सीखना। तीसरा श्रृंखला अधिगम, जिसकी व्याख्या स्किनर ने की थी, याद रखना। कर्मिक रूप से कोई चीजों को सीखना, ये शाब्दिक है, शाब्दिक रूप से हो सकता है। शाब्दिक साहचर्य अधिगम, इसमें अपन शब्दों को सुनकर लर्निंग करते हैं, शब्दों को सुनकर अधिगम करते हैं। डेविड आशुबेल ने इसकी व्याख्या की थी। बहुविभेदन, मल्टी डिस्क्रिमिनेशन। मल्टी डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है बहुत सारी चीजें आपके सामने आ गई, उनमें से किसी एक चीज का चुनाव करना हो, कि 3-4 ग्रेड की नौकरियां आ गई, एक का चुनाव करके मैं पढ़ाई करूंगा। संपर्त्य अधिगम, कॉन्सेप्ट लर्निंग, किसी वस्तु के गुणों के आधार पर व्याख्या करना। मैं कहूंगा कि ऊंचाई, तो ऊंचाई के आधार पे तो तुम्हें पहाड़ नजर आएगा। मैं कहूँ गहराई, तो तुम्हें खाई नजर आएगी। तो ये कॉन्सेप्ट लर्निंग है, मतलब गुणों के आधार पे कोई चीज की व्याख्या करना। सिद्धांत अधिगम, जब अपन नियमों के आधार पे चीजों को अपने आप सीख जाते हैं, तो इसमें अपन न्यूटन आ गए, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत आ गया, ये सब जितने भी सिद्धांत आते हैं वो सब इसमें आते हैं। और समस्या समाधान अधिगम होता है अधिगम का सर्वोच्च लेवल, जहां आप खुद अपनी समस्याओं का समाधान करते हो, लर्निंग बाय डूइंग। तो इसमें सीक्वेंस के अकॉर्डिंग याद रखना, पहला निम्न प्रकार है, आठवां सबसे श्रेष्ठ है, और आठों के नाम याद रख के जाना। फिर है डेविड आसुबेल ने एक सिद्धांत दिया था, आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। इनकी किताब का नाम था द कोग्निटिव व्यू। इसमें इन्होंने अधिगम के 4 प्रकार बताए, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। इन्होंने पहला प्रकार बताया अभिग्रहण। अभिग्रहण का मतलब होता है रिसेप्शन लर्निंग, जब चीजों को आप लिख कर या बोलकर याद करते हो, ये सबसे निम्न स्तर होता है। रट कर सीखना, ये दूसरा निम्न स्तर होता है। इसमें भी चीजों को आप हुबू का हुबू याद कर लेते हो, इसमें लिख कर या बोलकर, इसमें रट कर। तीसरा होता है खोज, एक्सप्लोर लर्निंग, जब तुम दी गई विषय वस्तु में से नई चीज निकालते हो, दी गई विषय वस्तु में से जब तुम नया खोज करते हो, तो वो खोज लर्निंग। और मीनिंगफुल लर्निंग, जिसको अर्थपूर्ण अधिगम बोलते हैं, ये अधिगम का सर्वश्रेष्ठ प्रकार होता है, जहां पे आप चीजों को समझते हो। तो इसमें ये सीक्वेंस के अकॉर्डिंग है। इसमें सर्वश्रेष्ठ प्रकार अर्थपूर्ण अधिगम है। पहला निम्न प्रकार अभिग्रहण है, दूसरा रटकर है, तीसरा खोज और चौथा अर्थपूर्ण है। याद रखना, इन्होंने सीखने को मुख्य रूप से निगमनात्मक माना था, किसने? डेविड आशुबेल ने। ये 4 बातें काम की। ये छोड़ देना, नहीं पढ़ना आपको। अधिगम को प्रभावित करने, तो ये ऊपर वाला पार्ट तो जो था वो अधिगम की प्रक्रिया वाला पार्ट था। अब आपका आता है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। ये भी आपके सिलेबस में डाला हुआ है। प्रभावित करने वाले कारकों में भी एग्जाम में जो प्रश्न आता है वो लगभग व्यक्तिगत कारक पे आता है। ये ढंग से पढ़ जाना, और व्यक्तिगत कारक में भी पता होना चाहिए सबसे ज्यादा कौन करता है। तो व्यक्तिगत कारक में पहला मोटिवेशन, ये अधिगम को सबसे अधिक प्रभावित करता है। इसके बिना अधिगम प्रारंभ ही नहीं होगा, इसलिए स्किनर ने इसको सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग कहा था। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरा इच्छा शक्ति, मतलब मैंने सोच लिया कि मुझे करना है तो करूंगा। तीसरा शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य, फिजिकल मेंटल हेल्थ अच्छा होगा तो अधिगम अच्छा होगा। चौथा इमोशंस पॉजिटिव होंगे तो अधिगम अच्छा होगा। नेगेटिव इमोशंस जैसे डर है तो वो अधिगम कमजोर हो जाएगा। आकांक्षा स्तर, आगे बढ़ने की इच्छा, ललक, ये अधिगम को बढ़ाती है। अवधान जितना होगा अधिगम उतना अच्छा होगा। अहमग्रस्ता, अहमग्रस्ता मतलब तल्लीनता। सेरिफ और कैंट्रिल ने माना था कि जिसमें अहमग्रस्ता होती है वो अपने एक ही चीज के प्रति ध्यान रखता है, तो ये भी अधिगम को बढ़ाती है। विन्यास मतलब चीजों को करने के लिए तैयार होना, यह भी अधिगम को बढ़ाता, तत्परता। ये सब व्यक्तिगत कारक हैं, नाम याद रखना। रुचि अभिवृत्ति पॉजिटिव है, इंटरेस्ट पॉजिटिव है, अभिवृत्ति पॉजिटिव है तो अधिगम अच्छा होगा। थकान, थके हुए आदमी का अधिगम अच्छा, थकान भी व्यक्तिगत कारक है। संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, मेमोरी, मानसिक क्रियाएं, जितनी मानसिक क्रियाएं हैं वो सब व्यक्तिगत कारक होती हैं। आयु और परिपक्वता, आयु और परिपक्वता अधिगम को प्रभावित करता है। इसमें समझना थोड़ा सा परिपक्वता के ऊपर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परिपक्वता को अधिगम का आधार कहा जाता है। बिना परिपक्वता के अधिगम नहीं होगा, ये याद रखना। लेकिन परिपक्वता से होने वाले परिवर्तन अधिगम की श्रेणी में नहीं आते, क्योंकि अस्थायी होते हैं, वो फिजिकल कारक है। परिपक्वता अधिगम का अनिवार्य आधार है। यह वर्धि या विकास की पूर्णता व्यक्त करता है, ये स्वाभाविक रूप से चलता है। अब अधिगम के लिए तो मोटिवेशन, अभ्यास की जरूरत होती है, परिपक्वता की जरूरत नहीं होती। परिपक्वता वंशानुक्रम आधारित प्रक्रिया है, अधिगम वातावरण आधारित प्रक्रिया है। परिपक्वता निर्धारित समय तक चलती है, अधिगम लाइफ लॉन्ग। तो थोड़ा सा याद रखना, परिपक्वता अधिगम का आधार है। बिना परिपक्वता और अधिगम के कभी विकास भी नहीं होता है। ठीक है ना, आप 3 महीने के बच्चे को अधिगम नहीं सिखा सकते जब तक वो परिपक्व नहीं होगा। तो परिपक्वता जरूरी है, लेकिन परिपक्वता और अधिगम में डिफरेंस भी है, पूरा याद रख के जाना। तो परिपक्वता आंतरिक सुधार की प्रक्रिया, जन्मजात प्रक्रिया है, ये वृद्धि विकास की पूर्णता को व्यक्त करता है। ठीक है ना, ये डिफरेंस अर्जित प्रक्रिया, ये देख लेना हल्का सा, ये मैंने अभी बोला वही है। अनुकरण लिंग अधिगम को प्रभावित तो करेंगे लेकिन कम करेंगे, और पाठ्य सहगामी गतिविधि के नाम से आता है तो एकदम गलत है। ये हमारे में आया हुआ है, याद रखना। सीखने की क्रिया परिपक्वता पर निर्भर करती है, लेकिन परिपक्वता सीखने पे नहीं,
ये व्यक्तिगत कारक सब याद रख के जाना। शिक्षक संबंधी कारक कोई विशेष नहीं है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है शिक्षक की पर्सनैलिटी और विषय वस्तु का प्रेजेंटेशन, विषय वस्तु का ज्ञान। इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य, संप्रेषण, नेतृत्व है, ये सब प्रभावित करेंगे, बट प्रेजेंटेशन, विषय वस्तु का और ज्ञान, ये सबसे, व्यक्तित्व, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। वातावरण संबंधी 3 कारक होते हैं। भौतिक वातावरण, जैसे अभी ठंड, सर्दी का मौसम चल रहा है, ये सीखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। लर्निंग के लिए सबसे बढ़िया टाइम होता है सर्दी का मौसम, सुबह का टाइम। ठीक है, तो ये होता है। दूसरा होता है सामाजिक वातावरण, परिवार, विद्यालय, समूह इसमें आ जाएंगे। जैसे परिवार विद्यालय होंगे वैसा लर्निंग होगा। सांस्कृतिक रूढ़ियां, रीति रिवाज, परंपराएं भी प्रभावित करती हैं आपको। कार्य संबंधी कारक मतलब टास्क फैक्टर, कार्य लंबा है, अधिगम कम होगा। कार्य छोटा है, अधिगम ज्यादा होगा। कार्य रोचक है, अधिगम अच्छा होगा। कार्य जटिल है, अधिगम अच्छा नहीं होगा। कार्य उपयोगी है, अधिगम अच्छा होगा। कार्य उपयोगी नहीं है, अधिगम अच्छा नहीं होगा। कार्य पहले से समान है, अधिगम अच्छा होगा। कार्य नया है, एकदम डिफिकल्ट, एकदम पहली बार देख रहे हो तो जटिल होगा। तो ये सब छोड़ देना। संगठन संबंधी कारक में क्लास का अनुशासन, समय, टाइम टेबल, भौतिक सुविधाएं, ठीक है, टीचर बच्चे के बीच संबंध, ये सब आता है। इसमें यदि प्रश्न नहीं पूछे गए। अधिगम को प्रभावित करने की 3 विधियां होती हैं। यद्यपि ये प्रश्न नहीं पूछा गया, बट फिर भी देख लेना। विराम और अविराम। विराम का मतलब है रुक रुक के पढ़ना, ये बढ़िया होता है। अविराम का मतलब होता है लगातार पढ़ना, मेस्ट और स्पेस्ट। पूर्ण और अंश, हॉल एंड अपार्ट। पूर्ण विधि होता है सब कुछ पढ़ रहे हो। आंशिक विधि से अपन आंशिक विधि का प्रयोग कर रहे हैं कि अपन इंपॉर्टेंट चीजों पे फोकस कर रहे हैं, कि ये मुख्य चीजें हैं, ये जरूर पढ़ के जाना है और ये सरसरी तौर पे देखनी है। तो अपन आंशिक विधि का प्रयोग कर रहे हैं क्रैश कोर्स में, तो आंशिक ज्यादा बढ़िया होती है। साभिप्राय और प्रासंगिक विधि। साभिप्राय का मतलब है इंटेंशनल, जब उद्देश्य के साथ कोई चीज को करते हो ज्यादा बढ़िया होता है। और प्रासंगिक मतलब इंसिडेंटल, अचानक से कोई चीज कर ली। अधिगम के अन्य विधियों में करके सीखना बढ़िया होती है। निरीक्षण करके, दूसरों को देख के, परीक्षण, प्रयोग करके, सामूहिक विधि द्वारा सीखना और मिश्रित विधि द्वारा सीखना। ये आपका पहला पार्ट है। अधिगम का अर्थ, प्रभावित करने वाले कारक, प्रक्रियाएं। प्रक्रिया में तो आपका थॉर्नडाइक का याद रखना, रॉबर्ट गेने, डेविड आसुबेल को पढ़ के जाना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। परिभाषाएं जितनी बताई वो सब पढ़ के जाना। अर्थ पता होना चाहिए आपको। परिपक्वता, अधिगम में डिफरेंस क्या है पता होना चाहिए। व्यक्तिगत कारक सब पढ़ के जाना।